यहाँ पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सप्लाई के चेंजेस, ठीक है। यानी कि अभी तक आपने ये सीखा कि सप्लाई होती क्या है, और सप्लाई मार्केट में मार्केट सप्लाई भी होती है और इंडिविजुअल सप्लाई भी होती है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर चेंज इन सप्लाई, यानी सप्लाई में किसी भी तरह के चेंजेस कैसे आते हैं। इसके दो रीज़न है। यहाँ पर देखिए दो बॉक्स मैंने शो किए हैं। फर्स्ट बॉक्स में अगर हम देखें तो यहाँ चेंज इन सप्लाई, ठीक है, दिस चेंज इज़ ड्यू टू द अदर फैक्टर। ये जो चेंज है ये अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से। अब ये अदर फैक्टर क्या होते हैं? देखिए सप्लाई में प्राइस के अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे एक प्रोड्यूसर जो है सप्लाई बढ़ाएगा या घटाएगा वो डिसीजन लेता है। अब वो रीज़न क्या होते हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सप्लाई किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस करने में उसके फैक्टर्स, यानी जो साधन यूज़ करें, जैसे रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है या लेबर चार्जेस है, ठीक है, और जो कैपिटल लिया है उसमें इंटरेस्ट देना है, तो ये जो चीज़ें हैं सारी ये आपकी हेल्पफुल होती हैं चीज़ को प्रोड्यूस करने में। अब अगर इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई तो जो प्रोड्यूसर है वो पहले जिस कॉस्ट पे सेल कर पा रहा था वो उस पर नहीं कर पाएगा, उसको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो फैक्टर के प्राइस ज़्यादा दे रहा है। ऐसे में उसे लगेगा कि मेरा प्राइस बढ़ेगा तो लोग शायद कम खरीदेंगे, तो वो अपनी सप्लाई को घटाएगा। यानी कि उस चीज़ के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट फैक्टर के प्राइस से प्रोड्यूसर ने डिसीजन लिया। इसके अलावा जैसे कुछ चीज़ों का पीक सीजन होता है और उस सीज़न में वो ज़्यादा बिकती हैं, तो हाँ एक प्रोड्यूसर को पता है कि भाई ये मेरा पीक सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेल आउट कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकम कमा सकता हूँ, तो ऐसे टाइम में बिना किसी प्राइस के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी सप्लाई को प्रोड्यूसर बढ़ा देगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है कि सब्स्टिट्यूशनल गुड का प्राइस, ठीक है, यानी कि जो गुड है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट जो जो दूसरी कोई गुड्स है जो उसकी सब्स्टिट्यूशन गुड है उसके प्लेस पे यूज़ की जाती है, उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से उस चीज़ का सप्लाई में फ़र्क पड़ा। जैसे मान लीजिए कॉफ़ी और टी का है, अगर कॉफ़ी महंगी हो गई लेकिन टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, बट टी का प्रोड्यूसर ये सोचेगा कि अब क्योंकि कॉफ़ी महंगी हो गई है बहुत सारे लोग उसको छोड़ के कॉफ़ी को सेकंड ऑप्शन टी ट्राई करेंगे, मींस अब तो टी का डिमांड बढ़ने वाला है, तो मैक्सिमम कवर करने के लिए मार्केट को वो अपना अगर इस टाइम टी का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, सप्लाई को बढ़ा देता है, तो वो उसको प्रॉफिट को अर्न कर सकता है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फैशन में चेंज होने से, किसी चीज़ का फैशन आ गया है तो उस चीज़ की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी बिकॉज़ वो सेल आउट होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो कि अदर देन द प्राइस है। यहाँ पर प्राइस जो है इसका रीज़न नहीं है और फिर भी सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है, तो हम इस तरह की सप्लाई के चेंज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इंक्रीज़ हो रहा है। अगर किसी वजह से कोई भी प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ाता है तो वो होता है इंक्रीज़ इन सप्लाई, और किसी वजह से मान लीजिए टैक्स वगैरह उस चीज़ पे ज़्यादा बढ़ गया, कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है उसको बनाने की, तो वो डिक्रीज़ करेगा, सप्लाई को कम कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हो गया व्हेन द सप्लाई चेंज, ठीक है, ड्यू टू द अदर फैक्टर अदर देन द प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हम सीखेंगे कि जो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो तो डायरेक्ट भाई प्राइस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब ये वाला हमारा जो प्राइस से रिलेटेड है सप्लाई, ठीक है, यानी चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ द प्राइस, ठीक है। अब प्राइस से जो सप्लाई है वो पूरी तरह से पॉजिटिव रिलेटेड है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है तो उसको एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई बोलते हैं, और अगर प्राइस के घटने से सप्लाई घटती है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई बोलते हैं। तो आई होप ये जो दो टर्म हैं सप्लाई के चेंज के, एक तो प्राइस और एक अदर देन द प्राइस, ये दोनों बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं इसके बेहतर कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ पर बोथ सिचुएशंस जो हैं जो कि
चेंज इन द सप्लाई अदर फैक्टर और चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू द प्राइस दोनों शो करे हैं एक ही स्लाइड पर मैंने, सॉरी एक ही स्लाइड पे शो करें, ठीक है। यहाँ पर पहला ग्राफ पहले हम देखते हैं। तो ये जो बेस लाइन है एक्स लाइन, यहाँ पर मैंने ले ली है क्वांटिटी और वर्टिकल लाइन पे ले लिया है प्राइस, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने ले ली। अब आगे ग्राफ देखिए, ये जो मिडिल लाइन है ये जो है सप्लाई की लाइन है, ठीक है। जब इसका मूवमेंट आगे की तरफ हो जाता है यानी ये यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई, पहले जितनी क्वांटिटी सप्लाइड थी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर आप पीछे वाले ग्राफ पे चले जाएंगे तो क्वांटिटी यहाँ पर घट गई है, ठीक है। यानी कि आपका जो सप्लाई है इंक्रीज़ हुई जब आगे चली गई सप्लाई और डिक्रीज़ हुई जब सप्लाई पीछे चली गई है, ठीक है। तो यानी कि और एक चीज़ आपने देखा होगा, ये एक ही प्राइस जो P2 प्राइस है उसी प्राइस पर तीनों मूवमेंट हो रहे हैं, आगे भी उसी प्राइस पे बढ़ रहा है, पीछे भी उसी प्राइस पे बढ़ रहा है। बिकॉज ये जो कंडीशन है इसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा, अदर रीजंस की वजह से सप्लाई का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि अगर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सप्लाई का दिखाना चाहते हैं यानी अदर फैक्टर की वजह से चेंज दिखाना चाहते हैं तो एक ही प्राइस लेवल पे आपको दोनों चीज़ें शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट आपको। अब नेक्स्ट ग्राफ पे मूव करते हैं जहाँ पर चेंज इन सप्लाई अदर देन द चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ द प्राइस आ गया। यहाँ पर बेस लाइन पे वही क्वांटिटी है, वर्टिकल लाइन पे प्राइस है और एक ही सप्लाई ग्राफ दिया है हमने बिकॉज यहाँ पर सप्लाई ग्राफ एक ही यूज़ होगा क्योंकि जो सप्लाई है वो प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, चेंज जो है वो प्राइस में दिखेगा, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ऊपर की तरफ जा रही है, इसे एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई कहते हैं। और अगर प्राइस कम हो रहा है, नीचे डाउन तरफ जा रहा है तो सप्लाई भी डाउन चली जा रही है और इसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सप्लाई कहते हैं। थोड़ा सा मैसी हो गया है, मैं भी फिर दोबारा से आपको क्लियर करके बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्राइस लेवल हैं सब पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी कब बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी बढ़ गई, यानी कि ये प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है और इस चेंज को हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी कि जब आपसे कोई बात करे कि भाई ये तो एक्सपेंशन क्या होगा तो यानी लॉ ऑफ सप्लाई काम कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्राइस लेवल, ठीक है, इज़ गोइंग टू हाई then the supply is also going to high या increase expansion हो रहा है सप्लाई में, ठीक है। एक्सपेंशन क्यों हो रहा है बिकॉज प्राइस इज इंक्रीजिंग और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है बिकॉज प्राइस इज डिक्रीजिंग। ये बिल्कुल लॉ ऑफ सप्लाई चल रहा है और यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई विदाउट एनी प्राइस रीज़न, देयर सो मैनी रीजन्स की वजह से यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई चल रहा है, ठीक है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, अब दोनों ग्राफ आपने समझ लिए होंगे किस तरह से दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं तो अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे, ठीक है। और जैसा इनका रीज़न है उसी तरह से ग्राफ में दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। तो चलिए फिर और सीखते हैं नए कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल व्यू भी ले लेते हैं। चलिए इस स्लाइड में देखते हैं हम कॉज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। अब अभी तक आप समझ गए होंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई अदर देन द प्राइस रीजंस, प्राइस रीज़न की वजह से नहीं है, दूसरे डिफरेंट रीज़न की वजह से यहाँ पर हमारा सप्लाई में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर जो एक नोट्स हैं वो पहले नोट्स जो हैं इंक्रीज़ इन सप्लाई और दूसरे डिक्रीज़ इन सप्लाई के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक रीज़न हम लेते चलते हैं। यहाँ पर अगर इनपुट यानी कि जो प्रोडक्शन करने में जो साधन लग रहे हैं अगर उनका प्राइस फॉल होता है यानी कि कम कॉस्ट पड़ रही है एक प्रोड्यूसर को तो वो सप्लाई बढ़ाएगा। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, देखिए कोई भी तरह का टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो ऑब्वियसली सेम प्राइस लेवल पे प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई दे सकता है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ द फर्म जो हैं यानी कि मार्केट में नई नई फर्म आ रही है सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की तो अपने आप ही उसका प्रोडक्शन बढ़ा हुआ दिखेगा पूरी मार्केट में। इसके अलावा प्रोड्यूसर का गोल क्या है, अगर प्रोड्यूसर अपना गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हटाकर, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सेल, ज़्यादा सेल को टारगेट करता है तो यहाँ पर बिना प्राइस चेंज किए ही वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा बिकॉज ही वांट्स टू
सेल मोर ऑन द सेम प्राइस, और वो एक मतलब जिसे कहते हैं ना बल्क में चीज़ें बेच के प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब वो प्राइस बढ़ाकर नहीं कमाना चाहता प्रॉफिट। तो ये गोल ऑफ द फर्म है। अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूसर डिसाइड करता है उसे क्या गोल रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि भाई डिक्रीज इन सप्लाई कब होगा। तब होगा अगर इनपुट का प्राइस राइज हो गया, यानी फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है उनमें प्राइस राइज हो गया, तो महंगा पड़ रहा है उसे, तो इस वजह से जो है सप्लाई कम हो जाएगी। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी, यानी प्रोडक्शन पे डिफरेंट टाइप के टैक्स भी और ड्यूटीज़ भी लगते हैं, अगर वो बढ़ गए हैं तो भी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ़ फर्म्स मार्केट में कम हो गई है, कुछ लोग अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं, फर्म्स घट जाते हैं, तो सप्लाई अपने आप ही घट जाएगी। इसके अलावा अगर फर्म का गोल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा उसका, जब उसका वो प्राइस बढ़ा के बेचेगा। ठीक है, बढ़ा के बेचेगा तो डिमांड कम ही रह हो जाएगी, क्योंकि डिमांड का तो प्राइस के साथ उल्टा रिलेशन है। तो ऐसे में अगर वो ये डिसाइड करता है कि भाई मुझे तो प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना है, मुझे तो प्राइस बढ़ाना, मुझे सेल ज़्यादा नहीं करनी, मुझे उतने में ही, उतनी जितना मेरा प्रोडक्शन उतने में ही प्राइस बढ़ा के अपने मार्जिन को बढ़ाना है, तो वो सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, वो प्राइस पे फोकस करेगा। तो यहाँ पर अपने आप ही वो सप्लाई को डिक्रीज़ कर देगा। वो ये शो करेगा कि मार्केट में उस चीज़ की स्केर्सिटी है। तो ये इन सारे रीज़न की वजह से सप्लाई जो है बढ़ती है, और इनके बिल्कुल अपोजिट नेचर होने पर सप्लाई जो है घटना शुरू कर देती है। और ये अदर देन द प्राइस है। प्राइस की वजह से तो लॉ ऑफ सप्लाई मतलब लागू हो जाता है। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा कि जो है लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और उसके सारे ग्राफ भी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ नोट्स बनाइएगा और इसको काफ़ी अच्छे से रिवीजन करिएगा। और आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व आउट करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।